सोचे, एक अनंत रेगिस्तान जहां समय रेत के कणों की तरह धीरे धीरे बहता है। आज यहां सिर्फ खामोशी है, एक गहरी बेअंत खामोशी। लेकिन हजारों साल पहले इसी खामोशी के बीच एक चमत्कार ने जन्म लिया। एक नदी जिसने इस बंजर जमीन को जिंदगी दी और एक ऐसी महान सभ्यता की कहानी लिखी जो आज भी हमें हैरान करती है। ये कहानी है प्राचीन मिस्र की। आज यहां दूर दूर तक सिर्फ रेत है, झुलसाती हुई गर्मी और एक गहरा सन्नाटा। पर अगर आप इस सन्नाटे को जरा ध्यान से सुने तो शायद एक भूली हुई धड़कन महसूस होगी, क्योंकि इसी रेत के नीचे एक पूरी की पूरी सभ्यता दफन है। एक ऐसी सभ्यता जो कभी दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकत हुआ करती थी और जिसने समय को भी मात देने का एक अद्भुत सपना देखा था। पहले करीब 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यूनान के एक इतिहासकार थे हेरोडोटस। उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने लिखा, मिस्र नील नदी का तोहफा है। और ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह हजारों साल पुरानी एक सच्चाई है। देखिए, हर साल ये महान नदी अपने किनारों को तोड़कर बहती थी और अपने साथ लाती थी जिंदगी का तोहफा। जब बाढ़ का पानी उतरता तो पीछे छोड़ जाती थी एक काली, बेहद उपजाऊ मिट्टी की चादर। यही वो मिट्टी थी जिसने मिस्र को कभी भूखा नहीं रहने दिया और उससे वो शक्ति दी जिसने आगे चलकर इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो आइए हम समय में और भी पीछे चलते हैं, एक ऐसे दौर में जब मिस्र नाम का कोई एक देश था ही नहीं, जब ये जमीन एक नहीं बल्कि दो अलग अलग हिस्सों में बटी हुई थी। कहानी की शुरुआत में दरअसल 2 मिस्र थे। एक दक्षिण में चट्टानी घाटियों वाला, जिसे कहते थे ऊपरी मिस्र, और दूसरा उत्तर में जहां नील नदी समंदर से मिलती है, वो हरी भरी डेल्टा की जमीन जिसे निचला मिस्र कहा जाता था। सोचिए, दोनों के अपने अपने राजा थे, अपने रीति रिवाज, अपनी सेना, यहां तक कि अपने देवता भी अलग थे। ये 2 पड़ोसी दुनियाएं थी जिन्हें एक ही नदी जोड़ती भी थी और अलग भी करती थी। फिर लगभग 3100 ईसा पूर्व में इतिहास ने एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक मोड़ लिया। ऊपरी मिस्र से एक योद्धा राजा उभरा। कुछ लोग उसे मेनेस कहते हैं, कुछ नॉर्मर। उसने जो किया वो सिर्फ एक सैनिक जीत नहीं थी, नहीं, उसने सिर्फ जमीन के 2 टुकड़ों को नहीं मिलाया, उसने 2 संस्कृतियों को, 2 अलग सोच को एक किया। उसने ऊपरी और निचले मिस्र को जोड़कर दुनिया के पहले महान राष्ट्र राज्य की नींव रखी और इसकी राजधानी बनाई मेम्फिस। इसी एकता से जन्म हुआ फ़ैरो के विचार का। अब यह समझना बहुत जरूरी है, फ़ैरो सिर्फ एक राजा नहीं था, नहीं, वो धरती पर देवताओं का प्रतिनिधि था, एक जीवित ईश्वर। देखिए, जिस तरह नील नदी हर साल आकर बंजर जमीन पर व्यवस्था लाती थी, उसी तरह फ़ैरो को मिस्र की स्थिरता और व्यवस्था की गारंटी माना गया। फ़ैरो कोई आम इंसान नहीं था, वो धुरी था जिसके चारों ओर पूरा मिस्र, पूरी सभ्यता घूमती थी। तो अब मिस्र एक हो चुका था और वो अपनी शक्ति का, अपनी महानता का दुनिया को परिचय देने के लिए पूरी तरह तैयार था। और अपनी कहानी लिखने के लिए उसने कलम नहीं, उसने पत्थर को चुना। यहीं से शुरू होता है पुराने साम्राज्य का दौर, वो महायुग जब अमरता को पत्थर में तराशा गया। इसकी शुरुआत हुई करीब 2670 ईसा पूर्व में। फ़ैरो जोसर और उसके एक बहुत ही प्रतिभाशाली वास्तुकार इम्होटेप ने एक सपना देखा। सपना था एक ऐसा मकबरा बनाने का जो सिर्फ जमीन पर न टिका रहे बल्कि स्वर्ग की ओर जाने वाली एक सीढ़ी बन जाए। और जानते हैं, इस सपने से जो बना उसने हमेशा के लिए इतिहास बदल दिया। दुनिया का पहला विशाल पत्थर का ढांचा, सक्कारा का स्टेप पिरामिड। ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। इसके बाद जो हुआ उसने इंसान की कल्पना की हदों को ही तोड़ दिया। गीजा के पठार पर 3 विशाल कृत्रिम पर्वत खड़े कर दिए गए। आज इतने हजारों साल बाद भी वही एक सवाल दुनिया को हैरान करता है कि आखिर कैसे, बिना लोहे के औजारों के, बिना आज की मशीनों के, इतनी सटीक गणना, इतना विशाल निर्माण, ये कैसे संभव हुआ? इसका जवाब किसी जादू में नहीं है, नहीं, इसका जवाब छिपा है इंसानी संगठन की ताकत में। एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार, लाजवाब इंजीनियर और एक ऐसा धार्मिक विश्वास जिसे कोई हिला नहीं सकता था। सोचिए, राज्य ने हजारों कुशल कारीगरों की एक पूरी फौज खड़ी की, नील नदी को एक हाईवे की तरह इस्तेमाल करके सैकड़ों मील दूर से विशाल पत्थर लाए गए और फिर गणित और खगोल विज्ञान की ऐसी सटीकता के साथ उन्हें अपनी जगह पर रखा गया जो आज भी हैरान कर देती है।
और ये सब कुछ सिर्फ एक मकसद के लिए था, अपने फ़ारो के लिए अनंत काल को सुरक्षित करना। पिरामिड ये सिर्फ राजाओं के मकबरे नहीं थे, नहीं, ये पत्थर में लिखा एक संदेश था, एक ऐलान था जो पूरी दुनिया और आने वाले समय को भेजा गया था। संदेश ये था कि फ़ारो मरता नहीं है, वो बस दूसरी दुनिया में चला जाता है और ये साम्राज्य हमेशा हमेशा कायम रहेगा। और इसी गहरे विश्वास ने मम्मीकरण की उस जटिल प्रक्रिया को जन्म दिया। शरीर को हजारों सालों तक सुरक्षित रखने की वो अद्भुत कला, बस इस एक उम्मीद में कि आत्मा एक दिन अपने घर लौट सके। इतिहास का एक नियम है, हर शिखर के बाद एक ढलान जरूर आती है। इन विशाल पिरामिडों को बनाने की एक बहुत भारी कीमत थी, जो देश के खजाने और उसके संसाधनों पर बोझ डाल रही थी। और धीरे धीरे मिस्र अपनी ही बनाई हुई इस महानता के बोझ तले दबने लगा। जो फ़ारो कभी ईश्वर माना जाता था, उसकी केंद्रीय शक्ति कमजोर पड़ गई। दूर दराज के जो गवर्नर थे वो अब खुद को स्वतंत्र राजा समझने लगे। देश छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया और इसके साथ ही अकाल और विद्रोह की आग ने मिस्र को अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया। ये पहली बार था जब मिस्र अराजकता के अंधेरे में डूबा। लेकिन शायद राख से उठना ही मिस्र की नियति थी। इस अराजकता के दौर के बाद नए और समझदार शासक उभरे। उन्होंने एक बहुत जरूरी बात समझी कि सिर्फ देवता होने का दावा करना काफी नहीं होता, एक अच्छा प्रशासक होना भी उतना ही जरूरी है। तो उन्होंने सिंचाई की नहरों को सुधारा, व्यापार को बढ़ावा दिया और एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा तैयार किया। मिस्र एक बार फिर एकजुट हुआ, पर इस बार सिर्फ आस्था के दम पर नहीं, बल्कि सुशासन के दम पर। ठीक हो रहा था और फिर मिस्र को एक ऐसा झटका लगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पूरब से कुछ विदेशी हमलावर आए जिनका नाम था हिक्सोस, और वो अपने साथ एक ऐसी तकनीक लाए जो मिस्र ने पहले कभी नहीं देखी थी। घोड़ों से चलने वाले युद्ध रथ। मिस्र की जो पैदल सेना थी वो इस नई रफ्तार और ताकत के सामने बिल्कुल बेबस हो गई। ये एक राष्ट्रीय अपमान था, एक बहुत दर्दनाक हार, लेकिन ये एक जरूरी सबक भी था। मिस्र ने सीखा कि वो हमेशा के लिए दुनिया से कटकर नहीं रह सकता। दुनिया बदल रही थी और अब मिस्र को भी बदलना। अपमान की आग से नए साम्राज्य का जन्म हुआ। मिस्र ने अपने दुश्मनों की तकनीक सीखी, और न सिर्फ सीखी बल्कि उसे और बेहतर बनाया। अब वो सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करने वाला एक राज्य नहीं था, नहीं, अब वो एक साम्राज्य बनाने निकला था। और यहीं से शुरू होता है मिस्र के इतिहास का सबसे शानदार अध्याय, उसका स्वर्ण युग। इस स्वर्ण युग ने कई असाधारण शासकों को देखा। इनमें से एक थी हतशेप्सुत, एक ऐसी महिला जिसने फ़ारो की उपाधि धारण की और उस पुरुषों की दुनिया में करीब 2 दशकों तक सफलतापूर्वक राज किया। उसने युद्ध का रास्ता नहीं चुना, बल्कि व्यापार और निर्माण का रास्ता चुना और मिस्र को एक ऐसी समृद्धि दी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। हतशेप्सुत ने यह साबित कर दिया कि नेतृत्व और शक्ति किसी लिंग के मोहताज नहीं होते। फिर आया एक ऐसा फ़ारो जिसने सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ बदलने की कोशिश की, अखेनातेन। कुछ लोग इन्हें इतिहास का पहला एकेश्वरवादी मानते हैं। सोचिए, उसने मिस्र के हजारों साल पुराने सैकड़ों देवताओं को नकार दिया और हुक्म दिया कि अब से सिर्फ एक देवता, सूर्यदेव आतेन की पूजा होगी। ये एक धार्मिक क्रांति थी जिसने पूरे साम्राज्य को जड़ से हिलाकर रख दिया और पारंपरिक पुजारी वर्ग को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना लिया। गद्दी पर बैठा एक युवा राजा तूतनखामून। उसका शासनकाल बहुत छोटा था और उसकी मौत भी एक रहस्य ही बनकर रह गई। हजारों सालों तक इतिहास में उसका नाम लगभग गुमनाम था। लेकिन फिर 1922 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। उसकी कब्र खोजी गई और वो सोने और अनमोल खजानों से भरी हुई थी जिसे किसी लुटेरे ने छुआ तक नहीं था। बस इस एक खोज ने तूतनखामून को दुनिया का सबसे प्रसिद्ध फ़ारो बना दिया और प्राचीन मिस्र के जादू को एक बार फिर से जिंदा कर दिया। और फिर आया वो शासक जिसे आज भी रैमसेस महान के नाम से जाना जाता है। वो एक महान योद्धा था, एक असाधारण निर्माता था और खुद का प्रचार करने में माहिर था। उसने पूरे 66 सालों तक शासन किया, अबू सिम्बल जैसे विशाल मंदिर बनवाए और हित्तियों के खिलाफ कादेश की वो मशहूर लड़ाई लड़ी। सच तो ये है कि रैमसेस द्वितीय के दौर में मिस्र अपनी शक्ति और अपने प्रभाव के बिल्कुल शिखर पर था। महान उपलब्धियों के पीछे एक बहुत गहरा विश्वास काम कर रहा था। मिस्र के लोगों के लिए मौत जीवन का अंत नहीं थी, नहीं, ये तो बस एक नई यात्रा की शुरुआत थी।
उनका मानना था कि मरने के बाद आत्मा को कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है और अगर वो सफल रही तो एक दिन वो अपने शरीर में वापस लौट सकती है। और यही विश्वास उनकी पूरी सभ्यता का आधार था। यही वो शक्ति थी जो उन्हें एक साथ जोड़े रखती थी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी स्वर्णयुग हमेशा के लिए नहीं रहता। रामसेस महान के बाद मिस्र की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। अंदरूनी संघर्ष और बाहर से बढ़ते खतरों ने इस महान साम्राज्य को कमजोर कर दिया। अब मिस्र की सभ्यता का एक लंबा और बहुत धीमा सूर्यास्त शुरू हो चुका था। फ़ैरो और अंदरूनी कलह, इसने बाहरी ताकतों को हमला करने का खुला मौका दे दिया। एक के बाद एक झटके लगे। पहले असीरिया की क्रूर सेनाओं ने हमला किया, फिर विशाल फारसी साम्राज्य ने इसे अपना एक सूबा बना लिया। फिर 332 ईसा पूर्व में यूनान से सिकंदर महान आया, जिसे लोगों ने एक मुक्तिदाता की तरह देखा। और उसके बाद आई दुनिया की नई महाशक्ति रोम। मिस्र की आखिरी फ़ैरो रानी क्लियोपेट्रा सप्तम ने रोम का सामना करने की जी-तोड़ कोशिश की, लेकिन 30 ईसा पूर्व में उसकी हार और मौत के साथ ही 3000 साल पुरानी इस महान मिस्र की सभ्यता का अंत हो गया। वो हमेशा के लिए रोम का एक प्रांत बनकर चले गए, साम्राज्य खत्म हो गए, लेकिन गीज़ा के पिरामिड आज भी वहीं खड़े हैं, समय को खामोशी से चुनौती देते हुए। हाँ, ये पत्थर बोलते नहीं हैं, लेकिन इनकी खामोशी में एक कहानी है। ये हमें याद दिलाते हैं कि जब इंसान प्रकृति के साथ मिलकर काम करता है और एक साझा लक्ष्य के लिए एकजुट हो जाता है, तो वो ऐसी चीज़ें बना सकता है जो हमेशा के लिए अमर हो जाएं। वो सिर्फ जीता नहीं है, वो इतिहास लिखता है।